बरसात की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों को उजागर कर रही थी। गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के पीछे एक हवेली खड़ी थी, काली, झरझर और वीरान। कहते हैं उस हवेली में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और रहता है। रामू अपने घर की खिड़की से हवेली की ओर देख रहा था। गोपाल, तूने देखा? उस हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। गोपाल हंसते हुए बोला, अरे पगले, वो पुराना लकड़ी का पुतला होगा। तू भी दादी की कहानियों में फंस गया है। रामू की दादी, जो पास में चारपाई पर बैठी थीं, अचानक बोल पड़ी, नहीं रे, वहां पुतला नहीं, वो है। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। 50 साल पहले उस हवेली में जो हुआ, आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। बिजली कड़कने के साथ साथ दादी की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कभी भी, और सुन ले रामू, कभी भी उस हवेली के अंदर कदम मत रखना। लेकिन इंसान का स्वभाव अजीब है। जिस जगह जाने से मना करो, वहीं जाने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। और रामू के मन में अब हवेली का राज जानने की आग जल चुकी थी। उस रात नींद रामू की आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की के बाहर हवेली की परछाई बिजली की चमक के साथ और भी डरावनी लग रही थी। बरगद के पेड़ की सूखी डालें हवा में हिलते हिलते किसी बूढ़े आदमी की उंगलियों जैसी लग रही थी, जो हवेली की ओर इशारा कर रही हूं। रामू ने करवट बदली तो उसकी नजर गोपाल पर पड़ी, जो जमीन पर बिछी चटाई पर खर्राटे ले रहा था। रामू ने सोचा, ये तो खर्राटों में भी इतना आराम से सो सकता है, और मैं यहां डर से पसीने पसीने हो रहा हूं। अचानक थक 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 दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। रामू का दिल धड़कने लगा। दादी भी चौंक गईं और गोपाल की नींद खुल गई। इतनी रात को कौन आया होगा? गोपाल ने धीरे से कहा। रामू ने साहस करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और जमीन पर पड़ा एक पीला मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा। रामू ने उसे उठाया। उस पर काले टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, वो जाग चुकी है, 7 रातें बाकी हैं। गोपाल ने कागज को देखा और हंसते हुए कहा, किसी ने मजाक किया है। लेकिन दादी की सांसें तेज हो चुकी थीं। ये मजाक नहीं है, ये चेतावनी है। रामू ने पूछा, दादी, आप इतना डर क्यों रही हो? किसकी चेतावनी है ये? दादी ने बिना जवाब दिए अपनी लाठी उठाई और धीमे धीमे कमरे में चली गई। उनकी पीठ अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने बस एक बात कही, रामू, हवेली से दूर रहना, वरना तेरा नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ जाएगा। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि रात को हवेली से लाल रोशनी निकल रही थी। कुछ ने कहा किसी औरत की चीख सुनाई दी थी, और चौकीदार हरिया काका कसम खा रहे थे कि उन्होंने हवेली के बरामदे में एक औरत को खून से भीगी साड़ी पहने चलते देखा। गोपाल अब भी इसे बेकार की बातें मान रहा था, लेकिन रामू के मन में बेचैनी थी। उसने ठान लिया था, चाहे जो हो, वो हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि सच क्या है। शाम होते ही वह गोपाल के पास पहुंचा। आज रात हवेली चलते हैं, रामू ने कहा। गोपाल ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर शर्त रखी, ठीक है, चलेंगे, लेकिन अगर कुछ भी बेकार की बात निकली तो तू दादी की कहानियों पर भरोसा करना छोड़ देगा। रामू ने हामी भर दी, और इस तरह दोनों ने रात के अंधेरे में हवेली की तरफ बढ़ने का प्लान बना लिया, बिना ये जाने कि हवेली उन्हें अपने पास बुला रही थी। रात के 11 बज चुके थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। सिर्फ दूर मंदिर के घंटे की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी आने वाले तूफान की तैयारी हो रही हो। रामू और गोपाल दोनों हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। पेड़ की जड़ों के पास से मिट्टी का ढेर हटाते हुए सांप जैसी जड़ें बाहर झांक रही थीं। पेड़ के पीछे वही हवेली खड़ी थी, काली, खामोश, लेकिन जैसे देख रही हो। तैयार? रामू ने फुसफुसाकर पूछा। गोपाल ने गला साफ किया, तैयार हूं, लेकिन अगर अंदर कोई कुत्ता निकला तो मैं भाग जाऊंगा। रामू ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। दोनों ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। कर कर रर रर रर। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बांसी, सड़ी हुई बदबू बाहर आई।
टॉर्च की रोशनी धूल के कणों पर पड़ी जो हवा में तैर रहे थे। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने तेल के दिए जमे हुए थे, लेकिन कोई जल नहीं रहा था। छत से जाले लटक रहे थे और फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। देख, कुछ नहीं है, बस पुरानी बिल्डिंग है, गोपाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। तभी रामू की नजर एक कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक टूटी हुई कुर्सी थी और उसके पास जमीन पर कुछ पड़ा था। रामू ने झुककर टॉर्च मारी। वो एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले और किनारे जले हुए थे। रामू ने उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। अंदर खून के धब्बों जैसे लाल निशान थे और एक ही वाक्य लिखा था, जो यहां सोएगा वो कभी जागेगा नहीं। गोपाल ने मुंह बनाया, किसी पागल की लिखी बकवास है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों के टॉर्च ऊपर की ओर उठ गए। ये हवा की आवाज नहीं है, रामू ने धीरे से कहा। गोपाल ने निगलते हुए कहा, कोई आदमी होगा, शायद चोर। रामू ने साहस जुटाया और टूटी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा एक लंबा काला साया गलियारे में खड़ा है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो साया धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरे गड्ढों जैसी और मुंह इतना चौड़ा जैसे किसी ने दोनों तरफ से फाड़ दिया हो। और तभी वो साया बिना आवाज किए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। साया उनकी तरफ इतनी तेजी से आया कि दोनों के हाथ कांपने लगे और टॉर्च की रोशनी इधर उधर बिखर गई। गोपाल के मुंह से डर के मारे एक चीख निकली, भाग रामू! दोनों उल्टे पांव सीढ़ियों की तरफ भागने लगे, लेकिन नीचे उतरते ही उन्होंने देखा हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। भारी लोहे की कुंडी अपने आप गिर गई थी, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। ये कैसे हुआ? गोपाल की आवाज टूट रही थी। रामू ने दरवाजा जोर से धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। अचानक उनके पीछे से थक 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 कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगा पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आवाज नजदीक आ रही थी और फिर हवा में वो सड़ी हुई बदबू भर गई जो उन्होंने अंदर आते ही महसूस की थी। लेकिन अब ये बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रामू ने धीरे से टॉर्च पीछे घुमाई। वो साया फिर सामने था, लेकिन इस बार और पास और भी डरावना। उसके चेहरे पर एक भी त्वचा का टुकड़ा नहीं था, सिर्फ गीला लाल मांस और काले गड्ढे जैसी आंखें। मुंह से खून की पतली धार बह रही थी और उसके होंठों से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, छोड़ दो मुझे, या तुम। आवाज इतनी धीमी और टूटी फूटी थी कि समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि रूह कांप जाए। गोपाल का डर अब गुस्से में बदल गया। तू कौन है? क्या चाहता है? साया अचानक रुक गया। उसने गर्दन टेढ़ी करके लगभग असंभव कोण पर दोनों को देखा और अगले ही पल हवा में एक तेज झोंका चला और साया गायब हो गया। दोनों की सांसें तेज थीं। गोपाल ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी। तभी रामू को याद आया, वो डायरी उसके हाथ में अब भी थी। उसने जल्दी से उसे खोला और अगले पन्ने पर पढ़ा, अगर तुमने उसे देख लिया है तो अब वो तुम्हें देखती रहेगी। उनके पैरों के नीचे की लकड़ी का फर्श अचानक धम करके टूट गया। दोनों नीचे अंधेरे में गिर पड़े। रामू और गोपाल धड़ाम से नीचे गिरे। चारों तरफ घुप अंधेरा था। ऊपर की टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ियों से धूल और मलबा अब भी गिर रहा था। गोपाल कराहते हुए बोला, उफ, मेरी कमर तो टूट गई। ये हम कहां आ गए? रामू ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन गिरने के बाद उसका शीशा टूट चुका था। सिर्फ गोपाल की टॉर्च ही जल रही थी और उसकी रोशनी इतनी कमजोर थी कि कुछ ही फीट तक पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे आंखें अंधेरे में ढलने लगीं। उन्होंने देखा कि वे किसी बड़े पुराने तहखाने में थे। दीवारें कच्ची थीं, जिन पर नमी और फफूंदी लगी हुई थी। जमीन पर जगह जगह लोहे की जंग लगी जंजीरें पड़ी थीं और हवा में सड़ते मांस की बदबू फैली हुई थी। ये जगह किसी जेल जैसी लग रही है, रामू ने धीमे स्वर में कहा। गोपाल ने टॉर्च इधर उधर घुमाई तो दीवार पर पुराने खून के धब्बे दिखे, कुछ हाथ के निशान जैसे,
मानो किसी ने दीवार खरोंचते खरोंचते अपनी जान दी हो। तभी कोने में एक लकड़ी का पुराना संदूक दिखा। रामू ने धीरे धीरे उसका ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े, टूटी चूड़ियां और एक छोटी बच्ची का गंदा फटा हुआ गुड़िया का खिलौना था। उस गुड़िया की एक आंख फटी हुई थी और बाकी चेहरा जलने के निशानों से भरा था। जैसे ही रामू ने गुड़िया हाथ में ली, तहखाने में अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और फिर एक हल्की लेकिन साफ आवाज गूंजी, मेरी मां को देखी है? गोपाल ने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार और पास से, मानो उनके कान के बिल्कुल पास से। उसे मत जगाना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। रामू के हाथ से गुड़िया गिर गई। उसी पल तहखाने के दूसरे सिरे पर अंधेरे में एक धुंधली आकृति नजर आई। सफेद फटे कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और हाथ में वही डायरी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आकृति की चाल बेहद धीमी थी, लेकिन उसके हर कदम की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। थक थक थक। रामू और गोपाल दोनों ठिठक गए। गोपाल ने धीरे से कहा, रामू, टॉर्च सीधी मत कर, पता नहीं क्या है। लेकिन रामू ने बात अनसुनी कर दी और रोशनी सीधी उस आकृति पर डाल दी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, गोपाल का खून जम गया। उसका चेहरा इंसानी था ही नहीं। आंखें पूरी काली, होंठ फटे और मुंह के किनारों से खून सूखकर काला पड़ चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा जैसे सड़ा हुआ था। मांस जगह जगह से उखड़ा हुआ और हड्डियां बाहर निकली हुई। रामू ने कांपते हुए कहा, ये वही है जो डायरी में लिखा था। आकृति अचानक रुक गई। उसने डायरी जमीन पर फेंकी और एक अजीब सी, बहुत गहरी आवाज में बोली, 7 दिन 7 नाम। गोपाल ने डर के मारे रामू का हाथ खींचा। चल भाग यहां से। दोनों पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन तहखाना सीधा नहीं था। घुमावदार रास्तों में सिर्फ नमी भरी दीवारें और जंग लगी सलाखें थीं, जैसे कोई पुराना कारागार हो। पीछे से फिर वही कदमों की आवाज आई, अब तेज, जैसे वो उनका पीछा कर रही हो। अचानक रामू का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो गिर पड़ा। गोपाल ने टॉर्च नीचे की तो देखा, जमीन पर इंसानी खोपड़ियों का ढेर था। कुछ खोपड़ियों में अब भी बाल और मांस के अंश चिपके हुए थे। रामू ने कांपते हुए कहा, ये तो ताजी लग रही है। तभी पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी, किसने मेरी नींद तोड़ी? उस आवाज ने पूरे तहखाने की हवा को हिला दिया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और अगले ही पल दोनों को लगा जैसे उनके चारों ओर कई हाथ बढ़कर उन्हें पकड़ रहे हों, ठंडे, गीले और बर्फ जैसे सख्त। गोपाल ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाकर रामू को खींचा, तेज भाग, वरना हम भी इन खोपड़ियों में बदल जाएंगे। दोनों एक तंग सुरंग से होते हुए तहखाने के दूसरे सिरे की ओर भागे। दूर एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। गोपाल ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा चरमरा कर खुला और बाहर से ठंडी रात की हवा अंदर आई। वे बाहर निकल गए, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने देखा वो अब भी हवेली के अंदर ही थे, बस तहखाने की जगह ऊपर वाले हॉल में खड़े थे और उनके पैरों के पास वही डायरी फिर रखी थी। रामू ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। इसके पन्ने पुराने, पीले और कई जगह जले हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि गिरने, भीगने या खून के धब्बों के बावजूद ये डायरी अब भी सही सलामत थी, जैसे इसे कोई बचा रहा हो। गोपाल ने कहा, हम यहां से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन शायद इसमें लिखा सच हमें बचा सके। रामू ने पहला साफ पन्ना खोला। अंदर बेहद सलीके से लिखा था, वर्ष 1997। डायरी की कहानी, मैं लक्ष्मी ठाकुर, हवेली के मालिक विनोद ठाकुर की बेटी, ये सब लिख रही हूं क्योंकि शायद कोई पढ़कर हमें न्याय दिलाए। पिछले कुछ महीनों से हवेली में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में कमरों में परछाइयां घूमती, नौकरों को कोई अदृश्य ताकत खींच ले जाती। पिता कहते थे कि यह सब बकवास है, लेकिन मां डर के मारे पूजा करवाने लगी। एक दिन पिता के व्यापार में घाटा हुआ और उन्होंने पंडित के कहने पर बलि देने का निर्णय लिया, इंसान की बलि। उन्होंने गांव के किनारे रहने वाली एक औरत और उसकी छोटी बेटी को हवेली में बुलवाया। पंडित ने कहा कि मां को खुश करने के लिए उनका खून चढ़ाना होगा,
लेकिन वो औरत साधारण नहीं थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं और उसके गले में लटक रही माला में हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े थे। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी बेटी को छुआ है, अब तुम्हारा नाम भी मौत की किताब में लिखा गया है। उस रात हवेली में आग लग गई। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। मुझे याद है, मेरी चीखें हवेली की दीवारों में गुम हो गईं। और फिर बस अंधेरा था। रामू ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर बस ये लिखा था, जो ये डायरी पढ़ता है उसका नाम भी इस लिस्ट में जुड़ जाता है। 7 दिन बाद वो भी मेरे साथ यहां रहेगा। रामू और गोपाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। गोपाल ने घबराकर कहा, मतलब हम फंस गए हैं? तभी कमरे के कोने से धीरे धीरे वही सफेद कपड़ों वाली आकृति निकल कर आई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी, जिसके हाथ में वही जल चुकी गुड़िया थी। लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, 7। हवेली से भागने की कोशिश नाकाम रही। रामू और गोपाल ने खिड़की तोड़कर बाहर कूदना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वे फिर उसी हवेली के आंगन में खड़े थे, जैसे कोई अदृश्य घेरा उन्हें अंदर बांध चुका हो। रात को दोनों ने एक ही सपना देखा। सफेद कपड़ों वाली औरत उनके बिस्तर के पास खड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर 7 खून के धब्बे थे। हर धब्बे के नीचे एक नाम था, जिनमें आखिरी 2 नाम रामू और गोपाल के थे। सुबह उठते ही गोपाल के हाथ पर अजीब सा जलने का निशान था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से अंक 7 उसके मांस पर दागा हो। रात को हवेली के पुराने हॉल में कुछ हलचल हुई। जब दोनों टॉर्च लेकर गए तो देखा, दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप नीचे गिर रही थीं। एक तस्वीर टूटी और उसमें से एक इंसानी आंख लुढ़क कर फर्श पर आ गिरी। गोपाल उल्टी करने लगा, लेकिन रामू ने देखा कि वो आंख अब भी उसे घूर रही थी, जैसे जिंदा हो। हवेली के तहखाने से बार बार बच्चों की हंसी सुनाई दी। दोनों ने नीचे जाकर देखा तो पूरा तहखाना पानी से भरा था और पानी में कई चेहरे तैर रहे थे। आंखें बंद, मुंह खुले, जैसे डूबते समय चीखे हों। अचानक एक हाथ पानी से बाहर निकला और रामू का टखना पकड़ लिया। गोपाल ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन रामू की पैंट भीगने के बावजूद सूखी थी और उसके पैर पर वही जलने का निशान 6 उभर आया। गोपाल को लगता था कि हवेली के शीशों में उसका प्रतिबिंब अजीब है। उसके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी, जबकि असल में वो गंभीर था। एक बार तो शीशे में उसका प्रतिबिंब खुद ब खुद बोला, बचा ले खुद को, उसे दे दे। उस रात गोपाल गायब हो गया। रामू ने उसे खोजा तो पाया वो हवेली के बरामदे में खड़ा था और उसके होंठों पर किसी अदृश्य हाथ ने खून से 5 लिखा हुआ था। रात में हवेली के हर कमरे में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सिर्फ एक बार ऊपर से वही छोटी लड़की दिखी, जो धीरे धीरे पीछे हटते हुए अंधेरे में गुम हो गई। उसने जाते जाते कहा, 4 दिन, फिर तुम भी हमारे साथ खेलोगे। सुबह होते ही हवेली का आंगन कोहरे से भर गया। कोहरा इतना घना था कि हाथ सामने करो तो उंगलियां तक नजर न आए। रामू और गोपाल एक दूसरे को पुकारते रहे, लेकिन आवाजें अजीब तरीके से गूंज कर अलग अलग दिशाओं से लौट रही थीं, जैसे कोई और उनकी आवाज की नकल कर रहा हो। रामू ने कोहरे में एक आकृति देखी, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने सोचा, शायद गोपाल है, और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कंधा छुआ, वो आकृति मुड़ी। चेहरा इंसानी नहीं था, बल्कि कई चेहरों का मिला जुला रूप, हर चेहरा किसी न किसी दर्द में चीखता हुआ। रामू पीछे हटने लगा, तभी जमीन पर उसके पैरों के पास खून से 2 लिखा हुआ दिखा। मतलब अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आखिरी रात। आसमान काला, बिजली गरज रही थी और हवेली की दीवारों से खून रिसना शुरू हो गया था। डायरी अपने आप खुली और पन्ने तेजी से पलटने लगे। फिर पन्ने रुक गए और लिखा था, अंतिम दिन, एक को देना होगा, खुद को या अपने साथी को। गोपाल ने डायरी पढ़ी और डर के मारे रामू की तरफ देखने लगा। इसका मतलब, अगर हम में से एक मर जाए तो दूसरा बच सकता है। रामू ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी नजरें
कमरे के कोने में खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत पर थी, जिसके साथ वो छोटी लड़की भी थी। लड़की ने हाथ बढ़ाकर कहा, बस एक, फिर हम सब साथ खेलेंगे। बिजली की तेज चमक के साथ हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर की हवा ने मानो आजादी का संकेत दिया, लेकिन साथ ही अंदर का दबाव इतना बढ़ गया कि दीवारें कांपने लगीं। गोपाल ने अचानक चिल्लाकर कहा, रामू, माफ करना, और उसने रामू को पकड़कर औरत की तरफ धकेल दिया। रामू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत के ठंडे हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आखिरी चीज जो उसने देखी, छोटी लड़की की मुस्कान और उसके होंठों पर शून्य। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ गोपाल था, जो बेहोश पड़ा था। रामू कहीं नहीं मिला। गोपाल बच तो गया, लेकिन उस रात से जब भी वो शीशे में देखता है, उसके पीछे रामू खड़ा दिखाई देता है। सफेद कपड़ों में, वही काली आंखें और होंठों पर वही सवाल, मेरी जगह कौन आएगा। 5 साल बीत चुके थे। गांव में बहुत कुछ बदल गया था। बिजली आ गई थी, पक्की सड़कें बन चुकी थीं, लेकिन हवेली अब भी वहीं थी, अकेली, टूटी हुई और अजीब तरह से जिंदा। गांव वाले अब भी उससे दूरी बनाए रखते थे। कोई उसके पास से भी नहीं गुजरता, खासकर रात में। लेकिन शहर से आए कुछ लोग जो भूत प्रेत पर हंसते थे, उस हवेली को देखने के लिए एक ठंडी सर्द रात में आ पहुंचे। उनमें से एक था विक्रम, जो कैमरा और टॉर्च लेकर अंदर गया। यार, बस ये पुरानी बिल्डिंग है, देखो, मैं यहां अकेला भी खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा, उसने हंसते हुए कहा और कैमरे की फ्लैश चलाई। फ्लैश में कुछ सेकंड के लिए एक तस्वीर कैद हुई। सीढ़ियों पर खड़ा रामू, सफेद कपड़ों में, काली आंखें, और पीछे वो छोटी लड़की। विक्रम को लगा शायद ये कैमरे की गड़बड़ी है, लेकिन तभी उसके पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। उसने उठाई, पहला पन्ना खोला। जो यहां सोएगा वो कभी जागेगा नहीं। बाकी लोग बाहर खड़े उसका इंतजार करते रहे। विक्रम कभी बाहर नहीं आया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के आंगन में खून से लिखा देखा, 7 दिन बाकी हैं, और हवेली फिर से किसी का नाम अपने पन्नों में लिख चुकी थी। विक्रम के गायब होने के बाद हवेली के बाहर खड़े उसके 3 दोस्त, अंशुल, नील और कविता, बेचैनी से उसका नाम पुकारते रहे, विक्रम, मजाक मत कर, बाहर आ। लेकिन हवेली के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कविता ने डरते हुए कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नील ने सिर हिलाया, शहर से आए हैं, गांव वाले तो हमें पागल कहेंगे, खुद ही देखना पड़ेगा। तीनों ने टॉर्च ऑन की और हवेली का दरवाजा पार कर लिया। अंदर जाते ही ठंडी, बासी बदबू ने उनका स्वागत किया। हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो कोई अदृश्य भीड़ धीमे धीमे मंत्र पढ़ रही हो। अंशुल ने देखा, जमीन पर ताजे खून की पतली लकीर बनी हुई थी, जो सीढ़ियों की ओर जा रही थी। वो ऊपर गया होगा, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, हवा और भारी हो गई। दूसरे माले पर पहुंचते ही दीवारों पर पुराने खून से बने हाथों के निशान दिखे, जो ताजा लग रहे थे और हल्के हल्के हिल भी रहे थे, जैसे अब भी किसी ने अभी अभी बनाए हों। तहखाने का आह्वान। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे से धातु घिसटने की आवाज आई। फर्श के बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया और नीचे अंधेरा। उस अंधेरे से ठंडी हवा का झोंका आया और एक बच्चे की हंसी गूंजी। कविता कांप गई। ये तो इंसानी हंसी नहीं है। बिना कुछ कहे अंशुल नीचे उतर गया और बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे। तहखाना पहले से बड़ा लग रहा था और दीवारों पर कई जगह जलते हुए लाल अक्षरों में लिखा था 7, 6, 5। गिनती उल्टी चल रही थी। तहखाने के कोने में उन्हें विक्रम दिखा, लेकिन वो दीवार की तरफ पीठ करके खड़ा था। विक्रम, नील ने पुकारा। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसके चेहरे पर किसी और का चेहरा चिपका हुआ था, सड़ा हुआ, मांस से लथपथ, और आंखों में वही गहरे काले गड्ढे। विक्रम की आवाज दोहरी हो चुकी थी, एक उसकी और एक किसी और की, जो फुसफुसाकर कह रही थी, अब बारी तुम्हारी है। तहखाने में विक्रम को देखकर अंशुल, नील और कविता पीछे हट गए, लेकिन विक्रम की चाल अब इंसानी नहीं थी। वो झटके झटके में आगे बढ़ रहा था, जैसे उसकी हड्डियां अपनी जगह से खिसक चुकी हों। उसके मुंह से खून टपक रहा था
और आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो विक्रम नहीं है, कविता ने कांपते हुए कहा। नील ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और विक्रम की तरफ घुमाई, लेकिन रॉड उसके जिस्म से होकर ऐसे निकल गई जैसे वहां कुछ ठोस हो ही नहीं। विक्रम मुस्कुराया, एक लंबी खिंची हुई मुस्कान जो कानों तक पहुंच गई। 4, उसने गिनती बोली। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान फैलने लगे और फर्श से ठंडी धुंध उठने लगी। नील और कविता ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने के हर निकास पर अब लोहे की सलाखें उग आई थीं, जैसे वो जिंदा हों। अंशुल, जो सबसे पीछे था, अचानक चीख पड़ा। जब नील ने मुड़कर देखा तो अंशुल का आधा शरीर धुंध में डूब चुका था और उसके चेहरे पर डर की जगह अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे धुंध में समा गया और गायब हो गई। रामू की वापसी। अचानक तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से कदमों की आवाज आई। नील ने टॉर्च घुमाई और देखा, वो रामू था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर आधा पारदर्शी था, आंखें पूरी काली और हाथ में वही पुरानी डायरी थी। रामू ने धीमे स्वर में कहा, जब एक जाता है तो दूसरा वापस आता है। कविता की आंखों में आंसू आ गए। तुम मर चुके हो। रामू ने हल्की मुस्कान दी। मरा नहीं, बस अब मैं उनके साथ हूं। उसने डायरी आगे बढ़ाई। तुम भी नाम लिख दो, वरना वो खुद लिख लेंगी। नील ने डायरी फेंक दी और ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर वही छोटी लड़की खड़ी थी, हाथ में जलती हुई गुड़िया ली। उसने खिलखिलाकर कहा, एक। तहखाने की सारी लाइट बुझ गई। अगले ही पल वहां सिर्फ 3 आवाजें गूंज रही थीं, विक्रम की, रामू की और उस लड़की की। साथ में वही मंत्र जैसी फुसफुसाहट जो नए नाम हवेली की दीवारों में दर्ज कर रही थी। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर अब 4 नए नाम खून से लिखे हैं और खून के नीचे वही शब्द, 7 दिन बाकी हैं। गांव में सुबह का समय था, लेकिन आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। चारों नए नाम हवेली के दरवाजे पर अब भी खून से चमक रहे थे। विक्रम, अंशुल, नील, कविता। गांव वालों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्ग पंडित लक्ष्मी नारायण ने धीमी आवाज में कहा, यह श्राप अब अपने चक्र में तेजी ला रहा है। पहले यह सिर्फ हवेली में आता था, अब यह लोगों को हवेली से बाहर भी ढूंढ लेगा। पहला शिकार। हवेली के बाहर उस रात गांव के किनारे बने पुराने कुएं के पास मवेशी बांधने गया हरिया घर नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश मिली, चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें खुली और होंठों पर खून से लिखा, छ। गांव में दहशत फैल गई। अब सबको यकीन हो गया कि हवेली का असर गांव में फैल रहा है। गोपाल की वापसी। इसी अफरा तफरी में अचानक खबर फैली कि गोपाल गांव में वापस आया है। 5 साल पहले रामू की मौत के बाद वो कहीं चला गया था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखें लाल और हर वक्त होंठों पर धीमी मुस्कान। गांव वालों ने उससे पूछा, तू कहां था इतने साल? गोपाल ने बस इतना कहा, वो मुझे बुला रहे थे, अब मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। रात होते ही कई लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर भूरे रंग का पुराना लिफाफा पाया। अंदर एक ही कागज था जिस पर लिखा था, तुम्हारा नाम अगले पन्ने पर है। गांव के बाहर सड़क पर जाने वाले पेड़ों पर लाल कपड़े बंध गए, जिन पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। गांव की औरतों ने देखा कि उनके बच्चों में से कुछ आधी रात को सोते सोते उठकर हवेली की दिशा में चलने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर। पंडित लक्ष्मी नारायण ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हवेली के नीचे दफन उस असली चीज को ढूंढना होगा जो इस श्राप का स्रोत है, वरना यह गांव में सबको ले जाएगी। रात का समय था और आसमान में कोई तारा नहीं चमक रहा था। गांव के पंडित लक्ष्मी नारायण ने 4 बहादुर लोगों को साथ लिया, शंकर, राजू, मोहन और रघु। सबके हाथ में तेल के दिए और लोहे की छड़ें थीं और उनके गले में लाल धागा बंधा हुआ था जिस पर मंत्र पढ़े गए थे। याद रखना, पंडित ने धीमी आवाज में कहा, अंदर जो भी दिखे उससे बात मत करना और पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज दे। तहखाने से नीचे का दरवाजा हवेली में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियों से उतरकर वे तहखाने में पहुंचे,
जहां लाल अक्षरों की उलटी गिनती अब 3 पर आ चुकी थी। दीवार के कोने में लोहे की एक बड़ी पट्टी थी जिस पर ताले लगे थे। जैसे ही पंडित ने ताले को छुआ, सारे अपने आप खुल गए, मानो कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे उतरने वाली सीढ़ियां बेहद संकरी और गीली थीं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी और दिए की लौ कांप रही थी। सीढ़ियों का अंत एक विशाल गुफा में हुआ। गुफा के बीचों बीच सैकड़ों पुरानी कब्रें थीं, जिन पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ लाल रंग का एक हाथ का निशान। कुछ कब्रों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और फुसफुसाहटें साफ सुनाई दे रही थीं। हमें बाहर निकालो, हम अब भी भूखे हैं, राजू ने कांपते हुए कहा। ये सब किसके शव हैं? पंडित का चेहरा सफेद हो गया। ये हवेली में पिछले 100 साल से फंसे लोगों की आत्माएं हैं। हर 7 साल में नए नाम इन कब्रों में जुड़ते हैं। अचानक गुफा के अंधेरे छोर से 2 परछाइयां उभरी, एक रामू, दूसरा गोपाल। लेकिन अब उनका रूप इंसानी नहीं था। शरीर का कुछ हिस्सा हड्डी का, कुछ धुएं जैसा, और आंखों में लाल चमक। गोपाल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम नीचे आ गए हो, अब ऊपर लौटने का रास्ता नहीं है। रामू ने पंडित की तरफ बढ़ते हुए डायरी दिखाई। गिनती पूरी हो रही है और इस बार कब्रें गांव की आधी आबादी को निगल लेंगी। तभी एक कब्र के ऊपर वही छोटी लड़की प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी उम्र अचानक बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो एक लंबी, दुबली और सड़ी हुई औरत में बदल गई, जिसकी लंबी उंगलियां हड्डियों जैसी थीं। उसकी आंखें खोखली थीं और मुंह कानों तक फटा हुआ। उसने चीखते हुए कहा, जब आखिरी 1 बजेगा तब ये जमीन खून से भर जाएगी। गुफा में सारी कब्रें एक साथ हिलने लगीं। फर्श से खून रिसने लगा और लाल गिनती 2 पर पहुंच गई। गुफा में खून का स्तर बढ़ रहा था और सभी कब्रें कांप रही थीं, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने के लिए धक्का दे रहा हो। पंडित लक्ष्मी नारायण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। शंकर चिल्लाया, जल्दी करो, वरना हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी गोपाल ने अपना हाथ हवा में उठाया और जमीन से लोहे की जंजीरें निकलकर शंकर और मोहन के पैरों में लिपट गईं। उनकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई और खून में डूबे फर्श से दर्जनों सड़ी हुई हाथों की उंगलियां निकलकर उन्हें नीचे खींचने लगीं। तुम ऊपर क्यों जाना चाहते हो? गोपाल की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। ऊपर सिर्फ डर है, नीचे सुकून है। पंडित ने अपनी कमर से बंधी कपड़े की छोटी पोटली खोली, जिसमें काले तिल, नींबू और लाल धागा था। उन्होंने जमीन पर एक गोल मंत्र चक्र बनाया और शंकर मोहन को उसके अंदर खींचने की कोशिश की। जैसे ही दोनों चक्र में आए, उन्हें खींचते हाथ अचानक पीछे हट गए और खून का बहाव कुछ देर के लिए रुक गया। रामू गुर्राया, ये ताबीज और मंत्र अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार एक पूरे गांव के लिए बजेगा। पंडित ने सबको इशारा किया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजे पर खून से लिखा था 1। बाहर से गांव में चीखें सुनाई दे रही थीं। गांव वाले जो अपने घरों में थे, अब जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में होकर हवेली की तरफ चलने लगे। उनकी आंखें खाली थीं और होंठों पर वही मंत्र फुसफुसा रहे थे जो तहखाने में गूंज रहा था। जैसे ही पहला गांव वाला दरवाजे तक पहुंचा, हवेली की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगीं। ईंटों के बीच से काले धुएं के धागे निकलकर लोगों को अंदर खींचने लगे, जैसे हवेली खुद एक जीवित प्राणी हो और उसका मुंह अब खुल चुका हो। पंडित ने डर से महसूस किया कि यह आखिरी रात नहीं, बल्कि आखिरी घड़ी है। अगर वो अभी कोई उपाय नहीं करते तो सूरज उगने से पहले गांव का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। दरवाजा बंद होने के बाद हवेली के अंदर की हवा भारी और गर्म हो गई, जैसे किसी जीव के पेट के अंदर हो। दीवारों पर अजीब सी नब्ज की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक धक धक। पंडित लक्ष्मी नारायण ने धीरे से कहा, यह धड़कन हवेली का दिल है। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो श्राप टूट सकता है। रामू और गोपाल सीढ़ियों के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखें पूरी तरह काली नहीं थीं। उनमें हल्की सी लाल चमक थी, जैसे वो किसी और के आदेश पर काम कर रहे हों।
पंडित ने उनके सामने तिल और मंत्र वाला धागा फेंका, जिससे दोनों पीछे हट गए और सब नीचे गुफा के एक छुपे हिस्से में उतर गए। वहां एक बड़ा गोल कमरा था, जिसकी दीवारों पर इंसानी चेहरों के उभरे हुए निशान थे। सबके मुंह खुले हुए, जैसे वो चीखते चीखते पत्थर बन गए हों। कमरे के बीच में एक विशाल मांस जैसा गाढ़ा लाल गोला धड़क रहा था। उस पर काले धागों जैसी नसें लिपटी थीं और हर धड़कन के साथ फर्श से काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ने लगे, गोला हल्का हल्का कांपने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरा और गहरा हो गया। अंधेरे में से एक लंबा काले चोगे में लिपटा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें सिर्फ सफेद और मुंह में लंबे सड़े हुए दांत। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं ही हूं जिसने इस हवेली को जन्म दिया। रामू, गोपाल और वो बच्ची सब मेरे प्यादे हैं। हर आत्मा जो यहां आती है मेरा हिस्सा बन जाती है। उसने अपने हाथ उठाए और दीवारों के चेहरे एक साथ चीखने लगे। तुम दिल नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिल तुम्हारे गांव के पहले खून से बना है। आखिरी चेतावनी। पंडित ने कांपते हुए अपनी जेब से एक लोहे का त्रिशूल निकाला, जिस पर चांदी की परत छड़ी थी। अगर ये सच है तो तेरा दिल तेरी कमजोरी भी है, उन्होंने कहा और गोले की तरफ बढ़े। गोपाल गरजा और पंडित को पकड़ने के लिए कूदा, लेकिन उसी वक्त ऊपर से तेज घंटियों की आवाज आने लगी, गांव के मंदिर की। लगता था कि कोई और भी हवेली के श्राप के खिलाफ जाग गया है। हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और गिनती अब शून्य पर आ चुकी थी। जैसे ही हवेली के दरवाजे पर लिखा शून्य खून से चमका, पूरी इमारत जोर से कांपने लगी। गुफा में मौजूद सभी कब्रें एक साथ फटने लगीं और उनसे सड़े गले शरीर बाहर रेंगने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन मुंह से वही मंत्र निकल रहा था, हम भूखे हैं, हमें और चाहिए। पंडित लक्ष्मी नारायण ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चांदी लेपित त्रिशूल सीधे उस धड़कते लाल गोले में घोंप दिया। वार लगते ही एक कान फाड़ देने वाली चीख गुफा में गूंज उठी। काले चौगे वाला आदमी दर्द से झुक गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने सोच लिया कि दिल तोड़कर मुझे खत्म कर दोगे? उसने हंसते हुए कहा, यह दिल सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है। पंडित ने नीचे देखा। उनके हाथ में पकड़ा त्रिशूल अब खून से भीग चुका था और वो खून उनके अपने हाथ में समा रहा था। उनकी आंखों में हल्की लाल चमक आने लगी। हवेली की दीवारें फट गईं और बाहर खड़े गांव वाले एक एक करके अंदर खींचे जाने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके चेहरे खोखले, शरीर पतले, जैसे उनकी जान पहले ही खींच ली गई हो। गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज अचानक रुक गई और आसमान पूरी तरह काला हो गया। रामू और गोपाल का असली रूप। अब रामू और गोपाल पूरी तरह अपने मालिक के पीछे खड़े थे, लेकिन उनका रूप इंसानी नहीं था। रामू के मुंह में इंसानी जबड़े से दुगने लंबे दांत थे और गोपाल का आधा चेहरा हड्डी का था। दोनों ने पंडित की तरफ झुककर कहा, अब तुम भी हमारे जैसे हो, हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा। आखिरी पल पंडित ने हिम्मत करके फिर से मंत्र पढ़ा, लेकिन अब उनकी आवाज खुद से नहीं, बल्कि हवेली से आती लग रही थी। काले चोगे वाला मालिक धीरे धीरे उनके पास आया और उनके कान में फुसफुसाया, अब श्राप टूटा नहीं, फैल गया है। गुफा में मौजूद सारे चेहरे अचानक अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराने लगे। हवेली की छत फट गई और एक काला तूफान गांव की तरफ बढ़ने लगा। गुफा से उठता काला तूफान पलक झपकते ही पूरे गांव में फैल गया। अब हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, उसका अंधेरा हर घर, हर गली, हर दरवाजे में उतर चुका था। गांव के लोग जैसे नींद में चलने लगे और जहां भी उनकी नजर जाती, वहां अचानक हवेली का कोई हिस्सा उभर आता। कभी खिड़की से वही पुरानी टूटी सीढ़ी दिखती, कभी रसोई के दरवाजे के पीछे वही धड़कता लाल दिल टिमटिमाता, कभी आंगन के कुएं में वो छोटी लड़की खड़ी होती जो अब बूढ़ी और सड़ी हुई लगती। पंडित का बदलना, त्रिशूल में समाया खून अब पूरी तरह पंडित के हाथों में फैल चुका था। उनकी त्वचा पर लाल नसें उभर आईं और उनकी आवाज गहरी, भारी हो गई। शंकर ने डरते हुए कहा, पंडित जी, आपकी आंखें लाल हो गई हैं। पंडित मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी।
मैं अब पंडित नहीं, इस हवेली का रक्षक हूं। रामू और गोपाल उनके पीछे खड़े होकर बोले, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। गांव का पहला शिकार बाहर एक औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके आंगन की जगह हवेली का वही अंधेरा तहखाना है। वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन फर्श से काले हाथ निकलकर उसे अंदर खींच लेते हैं। उसकी चीख आसमान में गूंजती है और अगले ही पल उसका घर बंद और खाली हो जाता है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अब हवेली सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। जो भी रास्ता गांव से गुजरता, वहां हवेली के दरवाजे उभर आते। रात में दूर दराज के लोग सुनने लगे, कहीं से घंटियों की आवाज, कहीं बच्चे की हंसी, कहीं हम भूखे हैं कि फुसफुसाहट। गुफा में खड़ा काले चोगे वाला मालिक अब पंडित, रामू और गोपाल के साथ बाहर की तरफ देख रहा था। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। अब हर 7वीं रात ये हवेली नए गांव चुनेगी और हम सबका परिवार बढ़ता जाएगा। गिनती फिर से शुरू हो गई। 7 इस बार पूरे आसमान पर खून से लिखी हुई। गिनती 7 आसमान पर जल रही थी। हर सेकंड हवेली की दीवारें अलग अलग जगहों पर उभर रही थीं। कभी कुएं के पानी में, कभी किसी पुराने पेड़ की छाल पर, तो कभी किसी के सपनों के अंदर। गांव में उस रात एक अजनबी आया, चेहरा धूल से भरा, हाथ में सिर्फ एक पुराना तांबे का डिब्बा। उसने पंडित को देखते ही कहा, अगर दिल को जलाया जाए तो हवेली खत्म हो सकती है, लेकिन कीमत बहुत भारी होगी। रामू और गोपाल उसकी तरफ गुर्राए, लेकिन पंडित के चेहरे पर एक अजीब सी झलक आई, जैसे उनके पुराने रूप का एक टुकड़ा अब भी जिंदा हो। अजनबी, पंडित और शंकर फिर से तहखाने में गए। अब दिल पहले से भी बड़ा और काला हो चुका था। उसकी धड़कन से जमीन फट रही थी। अजनबी ने तांबे का डिब्बा खोला। अंदर एक जलती हुई नीली लौ थी जो हवा में भी नहीं बुझ रही थी। ये आत्माओं की अग्नि है, उसने कहा। इसे दिल में डाल दो, वरना 7वीं रात के बाद कोई दुनिया नहीं बचेगी। पंडित ने लौ उठाई, लेकिन तभी काले चोगे वाला मालिक सामने आ गया। अगर तुमने ये लौ डाली तो तुम खुद हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाओगे। पंडित ने रामू और गोपाल की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उन्होंने बिना एक शब्द कहे लौ को दिल के बीच में फेंक दिया। दिल जलते ही पूरे तहखाने में नीली लपटें फैल गईं। काले चोगे वाला आदमी चीखते चीखते राख बन गया। रामू और गोपाल के चेहरे पिघलकर गायब हो गए और हवेली की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगीं। लेकिन जैसे ही पंडित ने मुस्कुराने की कोशिश की, उनके पैरों के नीचे जमीन खुल गई और वो नीली आग के अंदर गिर गए। उनकी चीख आखिरी चीज थी जो सुनी गई। 1 हफ्ते बाद गांव में शांति थी। हवेली का कोई निशान नहीं था और लोग सोचते थे कि सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात शंकर ने अपने घर का दरवाजा खोला। सामने वही पुरानी टूटी सीढ़ी थी और ऊपर खड़े पंडित लाल आंखों के साथ। उन्होंने बस इतना कहा, गिनती फिर से शुरू हो गई है, 7 दिन में मिलते हैं।